गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 87वें वीडियो के साथ कक्षा 12th विषय जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने आपको रक्त के बारे में बताया था और परिसंचरण तंत्र की परिभाषा, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, उसकी खोज के बारे में बताया था और रक्त के बारे में चर्चा हो रही थी कि रक्त का संगठन क्या है। तो देखिएगा, रक्त हमने आपको बताया था एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो प्लाज्मा एवं ठोस पदार्थ जिन्हें रुधिर कणिकाएं कहते हैं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% भाग होता है, जबकि जो ठोस पदार्थ होता है, संगठित पदार्थ, वो होता है 45% भाग। तो इसमें ये बताया था कि मानव के अंदर रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है लगभग। इसका pH 7.4 होता है और ये बताया था कि यह स्वाद में हल्का नमकीन होता है। अब आता है, यदि रक्त का हम अध्ययन करें तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें देखिएगा, आगे देखो, एक पॉइंट है, रक्त या रुधिर के अध्ययन को, रक्त या रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी कहते हैं। यदि रक्त का अध्ययन किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। आगे देखिएगा, रक्त को जीवन की नदी, रक्त को जीवन की नदी भी कहते हैं। रक्त को जीवन की नदी, ध्यान देना, भी कहते हैं। ऐसी नदी जिसमें हमारे शरीर का संचालन होता है, नदी भी कहते हैं। रक्त में एक संवहन वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ध्यान देना, रक्त में उपस्थित संवहन वर्णक जो ऑक्सीजन और CO2 को संवहन करता है या ऑक्सीजन को संवहन करता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो रक्त में उपस्थित संवहन वर्णक हीमोग्लोबिन कहलाता है। आगे देखिएगा, रक्त जल से कितने गुना भारी होता है। रक्त जल से लगभग 2.5 गुना भारी होता है। तो ध्यान देना, क्यों होता है, क्योंकि इसमें ठोस पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक अन्य पदार्थ भी आदि पाए जाते हैं। तो देखिएगा, रक्त जल से लगभग 2.5 गुना भारी होता है। जल से कितना गुना भारी होता है, लगभग 2.5 गुना भारी होता है। तो मैं आपको ये बताया था कि जल जो होता है उससे 2.5 गुना भारी क्या होता है, रक्त होता है। रक्त उत्पत्ति में मीजोडर्मल होता है, अर्थात भ्रूणी मेजोडर्म से विकसित होता है या उसकी उत्पत्ति होती है। तो आगे इसमें देखिएगा, हम बता रहे थे आपको कि रक्त का जो संगठन है, रक्त का संगठन, उसमें देखिएगा आप, रक्त प्लाज्मा और ठोस पदार्थ या संगठित पदार्थ कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था, इसका कल संगठन बता दिया था पूरा, कि प्लाज्मा 55% भाग होता है जो जल, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। इनके कार्य के बारे में बता दिया। जल 90% भाग होता है, जबकि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इसमें आप देख रहे हैं एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्फा, बीटा, डेल्टा और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती हैं। तो ये प्रोटीन होती हैं और इसमें अन्य पदार्थ के रूप में जैसे शर्करा है, एमिनो एसिड्स हैं,
यूरिया है, यूरिक अम्ल है, आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम पोटेशियम के लवण, जिनमें सोडियम आयन सबसे महत्वपूर्ण लवण होता है अकार्बनिक पदार्थ के रूप में। अब आते हैं आपके संगठित कणिकाएँ, या इसको देख सकते हैं हम दोबारा आराम से इसमें। तो प्लाज्मा डालेंगे हेडिंग पहले, प्लाज्मा, प्लाज्मा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो इसमें देखिएगा, देखो कैसा होता है। यह हल्के पीले रंग का, कैसा होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। कैसे होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा फुंसी हो जाती है, उसको हम फोड़ देते हैं तो थक्का नीचे जम जाता है और ऊपर हल्का सा पीला पीला पदार्थ जम जाता है, तो वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो आगे देखिएगा, इसमें पदार्थ होता है, यह है रक्त का 55% भाग बनाता है। तो रक्त का कितना परसेंट भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। आगे देखो, इसमें 90% जल, 7 से 8% कार्बनिक पदार्थ और 0.9% क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, और 0.9% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिएगा, जल प्राशन नियमन का कार्य करता है। और आगे देखिएगा, पदार्थ पाए जाते हैं या कोलाइडल अवस्था में या गलित अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखो, प्लाज्मा का मुख्य कार्बनिक घटक क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इसमें देखिएगा, इसका मुख्य कार्बनिक घटक प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, जो 7 से 8% पाई जाती हैं। 7 से 8% पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें हम, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा जो भी है, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन आदि। ग्लोबुलिन क्या कार्य करती है, एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन और ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थक्का निर्माण में सहायक होती है, रक्त का थक्का बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बनाती है, रक्त का थक्का बनाती हैं। और जो आगे जो इसमें है, फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। अब अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं 0.9%। अगर लिखो
अकार्बनिक पदार्थ के रूप में 0.9% होते हैं, जिनमें सोडियम आयन अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो बेटा देखिएगा प्लाज्मा का जो संगठन होता है, तो प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। ये हमने आपको खूब बता दिया इस तरह से। इसके बारे में सारणी में दिए हुआ है, आपको कार्य दिए हुए हैं इसके और भी अच्छी तरह से। अब आता है इसका दूसरा भाग, कौन सा? संगठित पदार्थ। रक्त का जो दूसरा भाग है संगठित पदार्थ। PDF डाल दूंगा मैं सारणी की, देख लेना। उसमें दूसरा जो पार्ट है इसका, संगठित पदार्थ, जिन्हें क्या कहते हैं? रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं या संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ। ध्यान देना कि प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती हैं ये कणिकाएं, जो रक्त का 45% भाग बनाती हैं। तो देखिएगा प्लाज्मा में संगठित पदार्थ, संगठित पदार्थ के रूप में, संगठित पदार्थ के रूप में रक्त कणिकाएं प्लाज्मा में संगठित पदार्थ के रूप में रक्त कणिकाएं तैरती हुई कैसे पाई जाती हैं? रक्त प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती हैं। तैरती हुई पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, तैरती हुई पाई जाती हैं, जो रक्त का 45% भाग बनाती हैं। तो ध्यान देना, प्लाज्मा में तैरती हुई संगठित पदार्थ के रूप में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ये रक्त कणिकाएं रक्त का कितना भाग बनाती हैं? 45% भाग बनाती हैं। रक्त कणिकाओं की जो प्रतिसत्ता होती है उसे हीमेटोक्रीट कहते हैं। जो रक्त कणिकाएं % मात्रा में पाई जाती हैं रक्त में, उसे हीमेटोक्रीट कहते हैं। रक्त कणिकाओं के रूप में ध्यान देना, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें रक्ताणु कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, जिन्हें श्वेताणु भी कहते हैं। और तीसरी है रुधिर प्लेटलेट्स, जिन्हें बिम्बाणु भी कहते हैं, आदि पाए जाते हैं, पट्टकाणु बिम्बाणु भी कहते हैं। तो देखिएगा आप, तो इसमें ध्यान देना, रुधिर कणिकाओं की प्रतिसत्ता रुधिर या रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रीट क्या कहते हैं? हीमेटोक्रीट कहते हैं। हीमेटोक्रीट कहते हैं। ध्यान देना, आगे देखो, रक्त में लाल रुधिर
कणिकाएं RBCs, कॉमा श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इन्हें बोलते हैं WBCs, WBCs। और रुधिर पट्टिकाणु आदि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दादा? तो बात देखें कि प्लाज्मा में संगठित पदार्थ के रूप में रक्त कणिकाएं तैरती हुई पाई जाती हैं, प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती हैं, जो रक्त का कितना भाग बनाती है? 45% भाग बनाती हैं। रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को हिमेटोक्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमेटोक्रीट कहते हैं। रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स RBCs, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स WBCs और रुधिर पट्टिकाणु, रुधिर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। मतलब संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, अब हम एक एक का वर्णन करेंगे। यहाँ पर पहला है आपके लाल रुधिर कणिकाएं। ध्यान देना बेटा, पहली जो कणिकाएं हैं आ जाएंगे आपके लाल रुधिर कणिकाएं, इन्हें बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स RBCs। ध्यान देना, इन्हें और किस नाम से जानते हैं तो देखिएगा पॉइंट्स में, देखो इन्हें रक्ताणु, इन्हें रक्ताणु एवं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आगे देखिएगा, ये रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाली प्रमुख रक्त कणिकाएं होती हैं। देखो ये रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं, मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं लाल रुधिर कणिकाएं। तो देखो एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या लगभग, एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 50 से 52 लाख, 50 से 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर कितनी? 50 से 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिलाओं में, और मानव महिलाओं में, और महिलाओं में 47 लाख, कितनी? 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर
पाई जाती हैं। प्रति लाख मतलब महिलाओं में कम पाई जाती हैं, मनुष्यों में 50 से 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। ध्यान देना। स्तनधारियों, अधिकांश स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? केंद्रक रहित, वृत्ताकार, डिस्क रूपी या उभयावतल होती हैं। इसमें देखिएगा अधिकांश स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक रहित कैसी होती है? केंद्रक विहीन, केंद्रक रहित, वृत्ताकार, डिस्कोइडल, डिस्क रूपी और उभयावतल, बाइकॉनकेव होती हैं। ध्यान देना, मतलब केंद्रक रहित होती हैं। किंतु ऊंट और लामा नामक स्तनधारी प्राणी की जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। तो ध्यान देना, नोट करके पॉइंट लिखो इसको। ऊंट एवं लामा स्तनियों की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ध्यान देना, दो ऐसे प्राणी स्तनधारी ऊंट और लामा जिनकी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण वयस्कों में अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा या यकृत में होता है। तो इसको देखें आप, तो देखिएगा आगे देखें पॉइंट में कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो आप देखिएगा, कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है? आगे देखिएगा, भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा और यकृत में आरबीसीज का निर्माण होता है। आरबीसीज का निर्माण होता है। आप ध्यान दें, इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो आगे देखिएगा, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आगे देखें, वृद्ध एवं कमजोर होने पर लाल रक्त कणिकाएं
का विघटन कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। ध्यान देना, वृद्धावस्था, वृद्ध एवं कमजोर होने पर, वृद्ध एवं कमजोर होने पर आरबीसीज का विघटन, आरबीसीज का विघटन प्लीहा एवं यकृत में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा और यकृत में होता है। इसीलिए प्लीहा को, इसीलिए प्लीहा, प्लीहा मीन्स तिल्ली, तिल्ली बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब ध्यान देना कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा और यकृत में होता है। और जब आरबीसी वृद्ध एवं कमजोर हो जाती है या वृद्ध अवस्था में हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उसका विघटन कहाँ होता है? यकृत में और प्लीहा में होता है। ध्यान देना, लाल कणिकाओं में लोहयुक्त वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। मैंने पहले बता चुका आपको इसको। ध्यान देना आगे, आगे देखिएगा, इनमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसलिए इनका रंग, इसलिए इनका रंग लाल होता है। इसलिए इनका रंग लाल होता है। ध्यान देना, मानव में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीमीटर होती है। आगे देखिए, मानव में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। जबकि प्रति डेसीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। आगे देखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। तो ये पहले बता दिया, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इनका रंग क्या होता है? लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग भी क्या होता है? लाल होता है। मानव में हीमोग्लोबिन मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाई जाती है। महिलाओं में थोड़ी कम पाई जाती है हीमोग्लोबिन मात्रा। तो आगे देखें, यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। अगला जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में कराया जाएगा आपको। धन्यवाद।